सभी विद्यार्थियों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। आप ध्यान रखें कि मैंने आपको इस पूरे जो चैप्टर है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, उसका PDF बना करके पूरा नोट्स आपके मोबाइल पे डाल दिया है। आप इसको डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट निकाल लें, आपको बड़ी सहायता रहेगी इसके लिए। अब हम बात करेंगे, इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव कब हुआ, विकास कब हुआ? अगर हम बात करें कहानी की, और कहानी से पहले बात या वार्ता की, तो संस्कृत के ज़माने से चला आ रहा है। बात, कथा, कहानी, वार्ता, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द प्रचलन में थे और बात हमारे यहाँ कही भी जाती थी। लेकिन हमारा विषय है हिंदी में कहानी लिखना कब से आरंभ हुआ। हिंदी पूर्व रचना काल की दृष्टि से भारतीय कथा साहित्य अत्यंत प्राचीन है। उसका विकास वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं में मिलता है। वैदिक साहित्य में आर्यों और दस्युओं के तथा उर्वशी, पूर्वा जैसे आख्यान मिलते हैं। वो जो आख्यान है सारे के सारे वैदिक साहित्य में देवताओं संबंधी आख्यान हैं, आर्यों और दस्युओं संबंधी आख्यान है, वो सारे के सारे कहानी हैं। कहानी का पुराना रूप पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। पंचतंत्र, हितोपदेश, गुणाढ्य की वृहत कथा, कथा सरित सागर, सुख सप्तति, ये जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे कहानी और कथाओं से भरे हुए ग्रंथ हैं। संस्कृत कहानियों का संबंध, अब बात हम करेंगे, हमारा तो विषय है हिंदी कहानी का। ये जो सारी की सारी कहानियाँ थी, इन कहानियों में और आज की कहानियों में फर्क क्या है? संस्कृत कहानियों का संबंध मुख्यतः पशु पक्षियों, अलौकिक चरित्रों से है। संस्कृत भाषा में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, जैसे आप करेंगे पंचतंत्र की बात करें, हितोपदेश की बात करें, ये जो सारी की सारी कहानियाँ हैं, इन कहानियों के जो पात्र हैं वो पशु पक्षी हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, वो मानवोचित व्यवहार करते हैं, मानव के समान व्यवहार करते हैं, या फिर उनके जो पात्र हैं वो बड़े अलौकिक पात्र हैं। तो उन कहानियों में कौतूहल है, आकस्मिकता है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। प्राचीन कहानियों में अलौकिकता है, उनके पात्र अलौकिक मिलेंगे, इस दूसरे लोक के मिलेंगे। अस्वाभाविकता है, ऐसे ऐसे काम होते हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आदर्शवादिता है, संस्कृत साहित्य की जो कहानियाँ हैं वो सारी की सारी कहानियाँ आदर्शवादी कहानी हैं। एवं काल्पनिकता का आग्रह अधिक था, कल्पनाओं की भरमार थी उन कहानियों में। प्राचीन कहानी में स्वर्गलोक की कल्पना थी, जबकि आधुनिक कहानी हमें धरती के सुख दुख का स्मरण कराती है। ये फर्क था। अगर एक पंक्ति में कोई बात कही जाए कि प्राचीन कहानी और आधुनिक कहानी में फर्क क्या है, मूलभूत तो फर्क ये है कि प्राचीन कहानी जो थी वो स्वर्गलोक की कल्पना थी, वह केवल हवाई बातें करती थी, ये था, ये था, ये था, ये था। और आधुनिक कहानी जो है वो हमें इस धरती की बात करती है। वहाँ स्वर्ग नहीं है, धरती है हमारे सामने, और हमारे समाज में जो घटित हो रहा है वह, ये फर्क है। वह इस धरती की बात करती है, प्राचीन कहानी स्वर्ग की बात करती है। हिंदी में कहानी का विकास। हिंदी में कहानियों का आरंभ कब से माना जाए? कुछ विद्वानों को मानना है कि गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता जो रचनाएं हैं, एक पुस्तक में 84 वैष्णव जो भक्त हैं उनकी कथा है, दूसरी में 252 वैष्णव भक्तों की कथा है। ये सारी की सारी भक्तों की कथाएं हैं। और अगर देखें तो ये एक प्रकार से धार्मिक कहानियां हैं। हिंदी कहानी के मापदंड पे इन रचनाओं को अगर परखा जाए तो उस कसौटी पे एक खरी नहीं उतरती। क्यों? कि इनके अंदर कहानी के संपूर्ण तत्व नहीं हैं। इसी कारण जटमल की एक कथा है, गोरा बादल की कथा, इसमें भी कहानी तत्व का अभाव पाया जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गोरा बादल की कथा जो है वो हिंदी की पहली कहानी है, लेकिन इसमें कहानी के संपूर्ण तत्व नहीं है। 18वीं सदी के आरंभ में मुंशी सदाशिव लाल ने सुख सागर, लल्लू लाल ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नासिकेत्तोपाख्यान की रचना की। ये जो तीनों कहानियां हैं, यानी सुख सागर, प्रेम सागर और नासिकेत्तोपाख्यान, इन सब कथाओं में मौलिकता का अभाव है। इनकी जो कथा वस्तु है कहीं ना कहीं से उधार ली हुई है, इसलिए इनको भी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी नहीं मान सकते। डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा ने अपने शोध प्रबंध, हिंदी कहानी शोध प्रबंध में इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जो 1803 में लिखी गई, उसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है।
किंतु आधुनिक कहानी के जो तत्व हैं उनका इसमें भी अभाव पाया जाता है। आगे चलकर राजा शिव प्रसाद ने एक कहानी लिखी, राजा भोज का सपना, किंतु कहानी कला की दृष्टि से इसका भी कोई मूल्यांकन नहीं है, इसमें भी कहानी के समस्त तत्व नहीं है। हिंदी में कहानी का वास्तविक आरंभ अगर कहीं से होता है तो वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से होता है। तो हम कहानी के विकास को अब अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला युग है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग, और उसके बाद प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ जिनका फलक बड़ा विस्तृत है, विशाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु युग की। इस युग में सर्वप्रथम भारतेंदु ने एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक कहानी की रचना की। अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये कहानी कला की दृष्टि से उच्च कोटि की कहानी नहीं है, फिर भी कहानी तो है, इसमें कहानी जैसी रोचकता है। इसी युग में पंडित गोरिद एक दूसरे कहानीकार हुए जिनकी दो कहानियाँ जो बहुत बड़ी हैं, कभी उनको उपन्यास की श्रेणी में भी रखा जाता है तो कभी कहानी के ऊपर भी चर्चा होती है। एक कहानी है देवरानी जिठानी की कहानी तथा कहानी टका कमानी। इन कहानियों में केवल उपदेशात्मकता है और रोचकता है। सामाजिक यथार्थ की जिसकी हम कल्पना या बात करते हैं वह इन कहानियों में नहीं है। कहानी के विकास की चर्चा में भारतेंदु काल में इससे ज़्यादा और कोई बात ऐसी है नहीं जिस पे चर्चा की जाए। इसके तुरंत बाद आता है द्विवेदी युग। आचार्य शुक्ल ने एक बात कही है कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से आधुनिक ढंग की कहानियों का आरंभ हुआ था। सरस्वती पत्रिका 1900 में निकलनी शुरू हुई। इसमें सर्वप्रथम किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी आई, इंदुमती। इस कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाप है, मौलिकता तो इसमें भी नहीं है। इसके बाद इसी पत्रिका में गोस्वामी जी की दूसरी कहानी आई, गुलबहार, जो 1902 में आई, जिस पर बंगला शैली का प्रभाव है। बाबू गिरिजा प्रसाद घोष ने पार्वती नंदन तथा एक बंग महिला नाम से अनेक कहानियां लिखी, या इन कहानियों का जो बंगला की कहानियां थी उनका हिंदी में अनुवाद किया। द्विवेदी युग में मास्टर भगवान दास की एक कहानी आई, प्लेग की चुड़ैल, 1902 में। इसी समय रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय 1903 में लिखी। गिरिजादत्त वाजपेयी ने पंडित और पंडितानी 1903 में लिखी तथा बंग महिला ने दुलाई वाली 1907 में कहानियाँ लिखी। ये सारी की सारी कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई और अभी हिंदी कहानी अपनी शैशव अवस्था में थी। द्विवेदी युग का समापन हमें यही मान लेना चाहिए। द्विवेदी युग में 1904-05 या 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन कहानियाँ इस समय भी बहुत कम लिखी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद युग। 1908-09-10 के आसपास प्रेमचंद युग शुरू हो जाता है। हिंदी कहानियों के विकास के इतिहास में प्रेमचंद का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार जयशंकर प्रसाद भी इस युग में आते हैं। प्रेमचंद और प्रसाद दोनों ने कहानी क्षेत्र में एक साथ कहानी लिखना आरंभ किया। अगर सही कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जो है वो कहानी क्षेत्र में थोड़ा सा बाद में आए, जयशंकर प्रसाद इससे पहले आ गए थे। क्यों आए बाद में? क्योंकि प्रेमचंद कहानियाँ तो लिख रहे थे लेकिन उर्दू में लिख रहे थे, और उनका एक कहानी संग्रह जो उर्दू में लिखा गया था वो जब्त भी हो गया था। बल्कि कहना चाहिए हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद से प्रसाद 4 वर्ष पूर्व आए, क्योंकि प्रसाद ने सन 1911 में कहानी लिखनी आरंभ कर दी थी, जबकि प्रेमचंद की पहली कहानी 1915 में आई। हम बात कर रहे थे कि प्रेमचंद ने कहानियाँ पहले भी लिखी लेकिन उर्दू में लिखी। उनका एक उर्दू में कहानी संग्रह था शोजे वतन, वह जब्त हो गया। फिर उन्होंने अपना नाम बदला और हिंदी में कहानियाँ लिखना शुरू की। इस प्रकार कहानी में प्रसाद भले ही प्रेमचंद से कुछ ही वर्ष पूर्व अवतरित हुए, किंतु कहानी क्षेत्र में पहले आने का श्रेय तो प्रसाद को ही दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस युग का आरंभ प्रसाद की कहानियों से माना जाना चाहिए। यद्यपि हमने शीर्षक में रखा प्रेमचंद युग,
लेकिन इस युग में युग का आरंभ तो प्रसाद से ही मानेंगे। और प्रसाद की पहली कहानी ग्राम इंदु नामक पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम कहानी थी ये जयशंकर प्रसाद की ग्राम। इसके उपरांत उन्होंने अन्य अनेक उच्च कोटि की कहानियाँ लिखी, जिनमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, स्वर्ग के खंडहर, मधुआ, छोटा जादूगर, सलीम, ममता, गुंडा, न जाने कितनी कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियों की विशेषता की बात करते हुए एक आलोचक ने लिखा है, उनकी आरंभिक कहानियों पर बंगला का प्रभाव है। जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि और नाटककार थे, मूलतः कवि थे, छायावादी कवि, लेकिन उन्होंने कहानियां भी लिखी और 3 उपन्यास भी लिखे। एक आलोचक कहते हैं कि उनकी जो प्रारंभिक कहानियां हैं उनके ऊपर बंगला भाषा का प्रभाव था, किंतु बाद में वे अपनी स्वतंत्र शैली का विकास कर सके। इसी युग में 300 से भी अधिक कहानियां लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो हिंदी साहित्य में कहानी का जो युग है उसमें एक प्रकाश स्तंभ मानी जाती है। उनकी सभी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। इनका संग्रह सोजे वतन 1907 में जो उर्दू में आया था वह जब्त हो गया था। इसके बाद इन्होंने पहले धनपत राय के नाम से लिखते थे, फिर अपना नाम बदला और नाम बदल कर प्रेमचंद के नाम से। इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 में आई, जो उस युग की बहुत प्रसिद्ध कहानी थी, और उस युग की नहीं, आज भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पंच परमेश्वर, पंचों में ईश्वर निवास करता है, या यूँ कहें कि पंच की आत्मा में ईश्वर निवास करता है, ये इस कहानी का मूल उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त उनकी आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, कफन आदि विशेष प्रसिद्ध कहानियां हैं। कफन इनकी सबसे अंतिम और यथार्थवादी कहानी है, जिसमें समाज की भूखमरी और गरीबी का चित्रण किया गया है, और ये बताने की चेष्टा की है लेखक ने कि भूख और गरीबी व्यक्ति को अवसाद और निराशा में ले जाती है, और वहाँ मनुष्य के बीच अपनत्व समाप्त हो जाता है। प्रेमचंद ने जनजीवन को साधारण जीवन और साधारण जन जो था, गरीब आदमी या मजदूर और किसान, उसके जीवन को बड़े निकट से देखा था। इसलिए उनकी कहानियों में मानव जीवन के चित्र अंकित हुए हैं। समाज का मध्यम तथा निम्न वर्ग का जो समाज का मध्यम और निम्न कोटि का वर्ग है वो इनकी कहानियों का विशेष सहानुभूति का पात्र रहा है। एक आलोचक ने लिखा है कि प्रेमचंद यथार्थवादी परंपरा के कर्णधार हैं। वो आदर्शवाद की बात नहीं करते, वो स्वर्गलोक की कल्पना नहीं करते, जो हो रहा है वो बताया है उन्होंने समाज में। इसी युग में 3 कहानियां लिखकर अमर हो जाने वाले एक अन्य कहानीकार आए, जिनका नाम था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका हिंदी साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसने कहा था, 1915 में इनकी कहानी आई है, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था, गुलेरी जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी किशोर अवस्था के प्रेमांकुर के विकास, त्याग और बलिदान की भावना से उत्प्रोत होने के कारण हिंदी कहानी साहित्य का क्रोश स्तंभ मानी जाती है। उसने कहा था, एक बड़ी गजब की कहानी है, हिंदी साहित्य का क्रोश स्तंभ कहा गया इसमें, कि किस प्रकार किशोर अवस्था में प्रेम हुआ और उसका विकास हुआ, और उसके बाद उस प्रेम के आधार पर त्याग और बलिदान की भावना नायक में जागती है। इस कहानी के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इसमें यथार्थवादी बीज, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरमोत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। आदर्श प्रेम है इसमें। जिस प्रकार प्रेमचंद उर्दू पूर्व लेखन से हिंदी क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, उसी प्रकार विश्वेंद्रनाथ शर्मा कौशिक एक और लेखक थे जो पहले उर्दू में लिखते थे, उसके बाद हिंदी में लिखना आरंभ किया इन्होंने। उनकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन है, जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने भी लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। इनके कहानी संग्रह में गल्प मंदिर तथा चित्रशाला विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में समाज सुधार की भावना प्रमुख है, थोड़ा सा आदर्शवाद है इनमें। कहानी जगत में बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन को भी वही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई
जो विश्वेंद्र नाथ शर्मा कौशिक को। इनकी प्रथम कहानी हार की जीत 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। हार की जीत बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, जो डाकू खड़क सिंह और एक साधु बाबा भारती के बीच है। किस प्रकार एक आदर्श वाक्य एक डाकू का हृदय परिवर्तन कर देता है, वह इस कहानी में मुख्य बिंदु है। इनकी अन्य कहानियों में सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, पनघट आदि प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी शैली अत्यंत ही रोचक और सरल है। आज इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।